आप पाकिस्तान आर्मी को एलओसी के पार्ट ठोकिए जब पाकिस्तानी पंजाबी फौजियों की लाशें उनके गांव में जाएंगी, ताबूत में उनके सब्ज परचम में लपेट के। उस दिन कश्मीर में अमन और चैन होगा। वैभव, मेरी बात आप नोट कर लीजिए, आज खून बहेगा, वो सरहद के उस पार बहे या इस पार, ये चॉइस हमारी है। 3 चीजें होनी चाहिए, वो फौजी होना चाहिए, वो पाकिस्तानी होना चाहिए और वो पंजाबी होना चाहिए। जब उनकी लाशें गांव पहुंचेंगी तब जाके पाकिस्तान ठंडा होगा, उसके पहले कुछ भी नहीं होगा। फॉरगेट अबाउट इट। प्रॉब्लम आपकी पाकिस्तान में जन्म ले रही है, ऑपरेशन आप कश्मीर में कर रहे हैं। देयर इज अ ग्रेट नीड, एन अर्जेंट एंड इमीडिएट नीड टू रीथिंक योर कश्मीर पॉलिसी। आपकी पूरी कश्मीर पॉलिसी आपको दोबारा सोचनी पड़ेगी। वैभव, इनफेमस ऑथर शोभा डे का क्या केस हुआ था? वो कंट्रोवर्सी ये थी कि अब्दुल बासित ने एक्चुअली शोभा डे को बोला कि तुम एक आर्टिकल लिखो कश्मीर के बारे में। शोभा डे को पैसे मिले, तो आपको किसने मना करा? आप सॉफ्ट पॉर्न लिखिए। आप कश्मीर जैसे मामले में क्यों घुसती जिसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है? फ्लाइट लेके श्रीनगर में लैंड कर दिया, डल लेक में घुस गए, वाजवान खा लिया, गिलानी का सजदा कर लिया, ये कश्मीर के एक्सपर्ट हो गए। वैभव, मीर जाफर जिंदा है, मीर जाफर मरा नहीं, मीर जाफर जिंदा है। और मीर जाफर एक सोच है, एक आदमी नहीं है, वो एक सोच है। जो मुस्लिम्स की मॉब लिंचिंग होती है तो कुछ समय के लिए चलती है, अचानक बंद हो जाती है। तो जो हिंदू कम्युनल थे, अचानक वो सेक्युलर हो जाते हैं। देखिए, अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको फेमस बनना है, अगर आपको इलेक्शन का टिकट चाहिए, आपको बंगला चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको करोड़ों रुपए चाहिए, तो सबसे आसान तरीका है अपने देश को बेचो, अपनी फौज को गाली दो, अपने फौज के शहीदों को गाली दो, और कोई ना कोई पार्टी आपको टिकट दे देगी भारत की, कोई ना कोई लोग आपको फंड कर देंगे, कोई ना कोई आपको पैसा दे देगा। अभी केस था, राहुल गांधी ने बोला कि पुलित्जर प्राइज वाले हैं, मैं उनको कांग्रेचुलेट करता हूं। मैं राहुल गांधी से पूछता हूं, भाई तुम साइटेशन भी पढ़ लेते? जब राहुल गांधी पुलित्जर प्राइज विनर्स को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, क्या वो ये मानते हैं कि कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है? क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने पार्लियामेंट में बोला था डिस्प्यूटेड टेरिटरी और यूनाइटेड नेशन इसमें इन्वॉल्व। सर, हमने हाल ही में देखा सर, हंडवारा में सर काफी ज्यादा हमें कशीदगी देखने को मिली है। आतंकवादी घटनाओं में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई एकदम अचानक से, और हमारे 5 जवान शहीद हुए एक दिन, फिर सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हुए। तो सर, आप इस पूरे मामले को सर किस तरह से देखते हैं? पहले तो हंडवाड़ा में जो हमारे वीर सपूत वीरगति को प्राप्त हुए, वैभव, मैं उनको नमन करना चाहता हूं और उनके परिवारों को नमन करना चाहता हूं। उनके जो उनका लॉस है, जो उनके परिवारों को क्षति पहुंची है, जो दुख हुआ है, भगवान उनको उसके साथ कोप करने का, उसको सहने का वो करेज जिसको कहते हैं, हिम्मत दे। दूसरी चीज है कि मेरी बात हुई थी कर्नल आशुतोष शर्मा, जो कि वीरगति को प्राप्त हुए सीओ थे केसारार के, उनकी वाइफ से मेरी बात हुई थी। और उनकी वाइफ से बात हुई तो मैंने बोला कि मैं आपसे कुछ कहना नहीं चाहता, बस अपना दुख व्यक्त करना चाहता हूं, अपने कंडोलेंसेस देना चाहता हूं कि पलटन के लिए, रेजिमेंट के लिए, आर्मी के लिए और भारत के लिए, भारत मां के लिए आपके पति ने अपनी जान दी। शी सेड इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर। आप उस लेडी का सोचिए जिसका पति गया हो 2 दिन पहले, उसका पति देश के ऊपर शहीद हुआ, और उसमें इतनी हिम्मत है, उनमें इतना मादा है, इतना जज्बा है। वो कहती है कि ये बड़ी इज्जत की बात है, दुख बहुत हुआ लेकिन इज्जत की बात है। तो ये एक भारतीय सेना का एक कैरेक्टर है। और वैभव, इसके पहले कि हम और बातें करें, मैं एक चीज कोट करना चाहता हूं। अंग्रेज पहचान गए थे ये चीज जो पाकिस्तान में है, अंग्रेज बहुत पहले पहचान गए थे, इंडिपेंडेंस के बाद ही दे न्यू पाकिस्तान का कंस्ट्रक्ट। तो बड़ी एक मशहूर कहावत चली थी उन दिनों, आप तो कह नहीं सकते पाकिस्तान में जेल में डाल देंगे, लेकिन क्योंकि हम भारत में रहते हैं हम बात कर सकते हैं। कह रहे थे, जो पाकिस्तान के बारे में कहा है, पाकिस्तानी कौमों के बारे में, कि किक द पंजाबी, यानी जो पाकिस्तानी पंजाबी उसको लात मारी है। फाइट द पश्तून, जो पठान है उससे लड़िए। बाय द सिंधी, जो सिंधी है उसको पैसा देके खरीदिए। एंड ऑनर द बलोच, यानी जो बलोच है उसकी इज्जत करिए। यह तरीका है पाकिस्तान को कंट्रोल करने का। तो जो अंग्रेज बहुत पहले समझ गए थे, आज से 70 साल पहले,
वो हम लोग शायद अभी तक नहीं समझ पाए हैं, और हमें यही करना पड़ेगा। किक द पंजाबी, बाइट द सिंधी, फाइट द पश्तून एंड ऑनर द बलोच। और मैं तो कह रहा हूं, वाई फाइट द पश्तून, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है। पश्तूनों से लड़ना क्यों हमने? पश्तूनों ने हमारे खिलाफ तो कुछ करा नहीं है। वी कैन ऑलवेज बिफ्रेंड द पश्तून्स। यारों के यार होते हैं, दुश्मनों के दुश्मन होते हैं। ये पठान की एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि आपने हंडवाड़ा की बात करी, उसके पहले 10-12 दिन पहले हमने ये भी देखा था कि हमारे जो पैरा स्पेशल फोर्सेस के जवान शहीद हुए थे, 5 वीरगति को प्राप्त हुए थे। वैभव ना, एक जब तक इंटरनेट बंद था कश्मीर में, जब तक टेलीकम्युनिकेशन बंद था कश्मीर में, तब तक ना आपके पत्थरबाजी हुई, ना आपके टेरर अटैक हुए, इक्के दुक्के कहीं हुए। अचानक सरकार इंटरनेट खोलती है और ये खून खराबा शुरू हो जाता है। अभी भी जब मैं आपको बात कर रहा हूं तो फोन पे मैसेज आ रहे हैं, दिल्ली से ही आ रहे हैं कि इनकाउंटर चल रहा है। अभी ये रोज होगा। अभी पहले हम लोग ये समझ लें कि ये रोज होगा, ये रुकने वाला नहीं है। जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ना, इसको मार दिया, उसको मार दिया, बुरहान को मार दिया, आप सेलिब्रेट करते हैं, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। उसके पास 1 लाख बुरहान बैठे हैं पाकिस्तान में, ड्रग एडिक्ट, गरीबी के मारे। और तारिक फतेह साहब बोलते हैं ना कि दिस प्लेस इज अ ट्रांजिट लाउंज। ये जो दुनिया है, ये तो ये स्थायी नहीं है, अस्थायी है, इन द सेंस की टेम्पररी है। यहां पे आप आएंगे, यहां से चले जाएंगे ऊपर। आपका एम है जन्नत जाने का, तो जितनी जल्दी मरे, यहां से फारिग हो और जन्नत जाएं, उतनी जल्दी आपके लिए अच्छा। तो ये उसी एम से आते हैं। रिलीजियस फैनेटिक्स हैं, ड्रग एडिक्ट्स हैं, 5-5, 10-10 हजार रुपए लेकर आते हैं ये। इनके परिवार को 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए दे देती है पाकिस्तानी फौज, और ये हिंदुस्तान में मरने के लिए आते हैं। अब इसमें एक और चीज है। लोग कहते हैं साहब कि हमारी तो आर्मी इतनी वेल ट्रेंड है, और ये टेररिस्ट तो इतने वेल ट्रेंड नहीं है। फिर ऐसा कैसे हो जाता है कि हमारे जवान शहीद हो जाते हैं और टेररिस्ट उनको मार देते हैं? तो ये भी आपको बताता चलूं वैभव, ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए कि अक्सर जब टेररिस्ट ऑपरेशन करते हैं तो साथ में उनके सिविलियंस होते हैं। ये जो हंडवाड़ा का केस था, जिसमें हमारे 5 बंदे शहीद हुए, 1 पुलिस वाला और 21 राष्ट्रीय राइफल्स वाले, इनके केस में क्या हुआ था? वहां पे 11 और 12 सिविलियंस थे, औरतें थी, बच्चे थे। अगर हम चाहते, जैसे कि अमेरिकन आर्मी करती है, हम लोग कर सकते थे। हम लोग आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर दूर खड़े होते, एक मिसाइल मारते उस घर के अंदर, और हमारे बंदों को खरोच तक नहीं आती और सबके सब मर जाते। ये ऑप्शन था हमारे पास, हमने नहीं करा, क्योंकि कश्मीर हमारी जमीन है, कश्मीरी लोग हमारे लोग हैं। आप इंडियन आर्मी वैसी आर्मी नहीं है जो बच्चों को मार दे। जैसे अमेरिकन ने करा था कि वो वेडिंग पार्टी हो रही है, उसमें भी बच्चे और औरतें थी, उन्होंने एक मिसाइल मारी और सबको खत्म कर दिया। वहां पे कितने लोग मर गए? 60-70 लोग मर गए थे उस वेडिंग पार्टी के, मार दिया। हाँ, उसमें 4-5 आतंकवादी भी मरे थे, लेकिन उसमें 60-65 लोग जो इनोसेंट थे, जिनको पता भी नहीं था आतंकवादी वो बच्चा। अब उस 3 साल का जो बच्चा मरा, उसका क्या दोष है? तो पहले हमें सोचना होगा, हमें क्या ऐसी फौज चाहिए? आर वी दिस काइंड ऑफ एन आर्मी? The emphatic answer is we are not this kind of an army, nor do we have any desire to be this kind of an army. We are not the Pakistan army, this is the Indian army. ये एक नैतिक आर्मी है, ये एक मॉरल आर्मी है, पहली बात। दूसरी चीज, ये जो मारते हैं, कभी 3 मारे, कभी 4 मारे, कभी 2 मारे, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग इसको जिस तरीके से सोचते हैं, डेथ बाय 1000 कट्स की बात पाकिस्तान करे, जनरल जियाउल हक ने बात करी थी, डेथ बाय 1000 कट्स। तो डेथ बाय 1000 कट्स का क्या मतलब है? कि कभी हम इंडिया को इतना ज्यादा प्रोवोक नहीं करेंगे कि जंग की सूरत आ जाए, कभी हम इंडिया को इतना ज्यादा धक्का नहीं देंगे कि इंडिया गुस्से में आकर कुछ सॉलिड एक्शन ले ले, लेकिन हम ये 2-4 धीरे धीरे ऐसे मारते रहेंगे कि हल्के हल्के कट्स इंडिया की बॉडी में लगते रहें, और वैसे डेथ बाय 1000 कट से मौत हो, एक बार झटके से मौत ना हो, कि मौत यानी कि प्रोवोकेशन ना हो। तो दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज ट्राइंग टू डू। तो जैसा हमने बोला था, किक द पंजाबी, आपको पता है 70-80% जो फौज है पाकिस्तान की, वो पंजाबी है। पाकिस्तानी पंजाबीज कंप्राइज, क्योंकि वो और किसी कौम पे अपनी विश्वास तो करते नहीं ना, भरोसा नहीं करते। वो सिंधियों पे भरोसा नहीं करते, मुहाजिरों पे नहीं करते, बलोचों पे तो बिल्कुल नहीं करते, थोड़े बहुत पश्तून पे करते हैं, आजकल वो भी उन्होंने बंद कर दिया करना। तो जब तक लाशें पाकिस्तानी पंजाबी फौजियों की उनके गांव में नहीं जाएंगी, ताबूतों में बंद होकर, हरा जो उनका वो परचम है उससे लपेटी हुई लाशें पाकिस्तानी गांव में नहीं जाएंगी, ये मामला बंद नहीं होने वाला। वैभव, जो हम कहते हैं ना कैसे होगा,
ऐसे होगा। प्रॉब्लम आपकी पाकिस्तान में जन्म ले रही है, ऑपरेशन आप कश्मीर में कर रहे हैं। देर इज अ ग्रेट नीड, एन अर्जेंट एंड इमीडिएट नीड टू रीथिंक योर कश्मीर पॉलिसी। आपकी पूरी कश्मीर पॉलिसी आपको दोबारा सोचनी पड़ेगी वैभव, वरना पुलवामा, हंडवाड़ा, उड़ी, ये सब होता रहेगा और आपका सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट का ज्यादा असर कभी नहीं पड़ेगा। सर हमने ये भी देखा है कि इंडिया जो है, आपने जो आर्गुमेंट दिया है सर, ये सेम आर्गुमेंट इंडिया भी यूज करता है। अमरुल्ला साले जो कि अफगानिस्तान के पुराने नेशनल सिक्योरिटी उनके एनडीएस के वो चीफ थे इंटेलिजेंस एजेंसी के, और अभी वाइस प्रेसिडेंट है वहां के अफगानिस्तान के। सर अमरुल्ला साले ने यही चीज जब ऑन द रिकॉर्ड बोली कि अमेरिका बॉम्ब द रॉन्ग कंट्री, अमेरिका ने गलत देश के ऊपर बॉम्बिंग करी। अमेरिका को अफगानिस्तान में नहीं पाकिस्तान में बॉम्ब गिराने चाहिए थे, अगर उसे अफगानिस्तान में अमन या शांति चाहिए थी तो सर यही सेम चीज वही बात हो गई ना कि आपकी प्रॉब्लम बेसिकली पाकिस्तान में है और अमेरिका बॉम्ब करता रहा अफगानिस्तान को। हम वही कर रहे हैं कि प्रॉब्लम बेसिकली पाकिस्तान में है और हम गोलियां चला रहे हैं कश्मीर में। तो बिल्कुल वैभव, यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप तो सही कह रहे हैं। 9/11 के जो हाईजैकर थे 19 में से 15 सऊदी अरब के थे। सऊदी अरब सिटीजन्स ने अमेरिका के 3000 शहरियों को, नागरिकों को मार दिया। अमेरिका क्या करता है? सऊदी अरब पर अटैक नहीं करा, इराक में जाके बम गिरा दिया। मतलब सम कॉमन सेंस इज रिक्वायर्ड। हाउ कैन यू बॉम्ब एन एंटायर कंट्री? टोटली रॉन्ग। आप अफगानिस्तान में आ गए। अच्छा, अफगानिस्तान से आज तक कोई जीत नहीं पाया, मैं आपको सही बताऊं। आप महाराजा रंजीत सिंह ने डिफीट करा था, गुरकों ने भी करा था, 2-3 कौमें थी जिन्होंने अफगानिस्तान पर फतेह करी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम, हाँ वो सारे इंडियंस थे। ये सिखों ने तो खूब बैंड बजाया था वहां पे जाके, फिर गुरकों ने भी काटा था, और राजपूताना राइफल्स की भी यहाँ पे गई थी। ये उसमें राजस्थान के राजपूत ज्यादा थे उसमें, वो यूनिट गई थी, उसने भी बहुत मारकाट बचाई थी वहां पे। लेकिन यू सी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। अमरुल्ला सलेह जो बोल रहा है वो गलत नहीं बोल रहा। देखिए, ओसामा बिन लादेन कराची के वो बिनोरी टाउन वाला जो है, वो क्या नाम है उसका, मदरसा, वहां पे वो ठहरा। वहीं पे आपका मुल्ला उमर था। आपके जितने डैनियल पर्ल ले लीजिए, आप जवाहिरी ले लीजिए, आप कोई ऐसा बड़ा आतंकी बताइए जिसके तार पाकिस्तानी आईएसआई से ना जुड़े हों और जो वो खुद कहता हो कि मैं इतने साल पाकिस्तान में रहा। तो वैभव, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपकी कश्मीर की प्रॉब्लम पाकिस्तान से है तो आप कश्मीर में ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं? पहली चीज, आप कश्मीर में ऑपरेशन करते रहिए, अगले 100 साल तक करते रहिए। पाकिस्तान यही चाहता है। आपको रीथिंक करनी है अपनी कश्मीर पॉलिसी। जब तक पाकिस्तानी फौजी, मैं पाकिस्तानी सिविलियंस की बात नहीं कर रहा, उनके औरतों बच्चों की बात नहीं कर रहा, नॉन कॉम्बैटेंट्स की भी बात नहीं कर रहा, जब तक पाकिस्तानी पंजाबी फौजी की लाशें नहीं गिरेंगी तब तक कश्मीर में अमन और चैन नहीं होगा। ये तो सिर्फ आपने बात करी उड़ी की। हम लोग क्यों भूल जाते हैं 26/11 बंबई में? ये 26/11 आपके करते रहेंगे, ये हिंदुस्तानियों को मारते रहेंगे, डेथ बाय 1000 कट्स करते रहेंगे। इनकी फौज में इतनी गट्स तो है नहीं। 1965 में ही प्रूव हो गया था, 1965 में वाज़ेह तौर पर प्रूव हो गया था कि दे कैन नॉट फाइट अगेंस्ट इंडिया। 1971 में उस पर स्टैंप लग गया। कारगिल वॉज अ मिस एडवेंचर, इनको जूते पड़े कारगिल में, तब इन्होंने झूठ बोला, राइट। लेकिन जब से पाकिस्तान ने कुछ नहीं करा, 20 साल से ऊपर हो गया, पाकिस्तान चुपचाप बैठा है और आपका आतंकवाद बढ़ाया जा रहा है। वो तो इंडियन आर्मी का शुक्र है जो कश्मीर में इनको रोक रही है, वरना केरला से लेकर राजस्थान से लेकर मिजोरम, गुजरात, नई दिल्ली, बंबई, कौन सी जगह नहीं है जहां पे इन्होंने कोशिश नहीं करी बॉम्ब ब्लास्ट करने की? ये हर जगह करेंगे हिंदुस्तान में। सर हम सर ये भी देख रहे हैं कि सर इस समय एक ग्लोबल पैंडेमिक चल रहा है। दुनिया की अपनी अलग अलग प्रायोरिटीज हैं। कोई पीपीई किट्स के लिए परेशान है, कोई वेंटिलेटर्स के लिए परेशान है। दुनिया भर के देश कोई रिसर्च करने में लगा है कि इसका कोई वैक्सीनेशन इसका डेवलप किया जा सके। कल की न्यूज है, इजराइल ने एक ब्रेक थ्रू किया है। उन्होंने क्लेम किया है कि हमें ब्रेक थ्रू मिला है कि भाई हमने इसकी एंटीबॉडीज डेवलप कर ली। लेकिन सर वही हम देखते हैं कि पाकिस्तान भी एक मुल्क है, और सर इजराइल और पाकिस्तान में सर एक चीज यह है कि दोनों ही रिलीजन बेस्ड कंट्रीज हैं, आइडियोलॉजिकल ब्रदर्स हैं एक तरीके से देखा जाए, अलग अलग। देखिए सर, पाकिस्तान की प्रायोरिटी सर इस समय भी इस तरह से एक आतंकवाद को बढ़ाने में और कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देने में सर क्यों ऐसा वो कर रहा है?
वैभव, थोड़ा सा हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा इसके लिए। आपने इजराइल की बात करी और पाकिस्तान की बात करी। ये दो कंट्रीज हैं जो आइडियोलॉजी और रिलीजन पे बेस्ड थी, जो कि क्रिएट हुई। वही बिटवीन 46 to 48 हो गया था काम पूरा का पूरा, पाकिस्तान का भी इजराइल का भी उसी उसी। और इजराइल तो यूएन चार्टर के तहत बनी, और जो पाकिस्तान था उसको अंग्रेजों ने सेपरेट करके बनाया। अब बात यह वैभव की जब जो पाकिस्तान का अशराफिया था उस वक्त भी, यहां तक कि मोहम्मद अली जिन्ना भी, मोहम्मद अली जिन्ना तक, जिसको ये बाबा कौम कहते हैं और जिसकी फोटो उन्होंने अपनी करेंसी में डाली है और बड़ा रहमतुल्लाह अलैह और पता नहीं क्या क्या शेर व शायरी करते हैं उसके लिए, बात सच ये है कि पाकिस्तानियों को खुद ये विश्वास नहीं था, खुद ये भरोसा नहीं था कि पाकिस्तान चलेगा। Even then, even in 1947 till 1965, a vast majority of Pakistanis thought that this construct is temporary. ये जो पाकिस्तान का पूरा ढांचा है, ये कुछ समय के लिए है, वापस हमें इंडिया में मिलना है, वापस हमें इंडिया जाना है। कई पाकिस्तानियों ने अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेची। जिन्ना हाउस जो बॉम्बे में है, वो भी बाद में उसका सेटलमेंट हुआ, पहले उसका भी सेटलमेंट नहीं हुआ था। वहां से इनका माइंडसेट आता है कि इनके टॉप कोर कमांडर्स आज की तारीख में इनके टॉप कोर कमांडर्स, इनके टॉप ब्यूरोक्रेट्स, इनके टॉप पॉलिटिशियंस, इनके टॉप बिजनेसमैन, इनके टॉप वडेरे और जमींदार चौधरी, जो बड़े बड़े अरबपति खरबपति जिनके हजारों एकड़ जमीन है वैभव, सबके पास डुअल नेशनैलिटी है, सबके बच्चे बाहर सेटल्ड हैं। राइट? ये बात हम कई बार डिफेंसिव ऑफेंस के वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। क्यों? इनके सबके इन्वेस्टमेंट्स बाहर क्यों हैं? आप सोचिए, कोई भी हो उसमें से, बड़े से बड़ा आदमी हो, सबके घर बाहर हैं। लंदन में है, दुबई में है, कनाडा में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में, सबके घर बाहर है। पाकिस्तान में मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट किसी की नहीं है। ये इनको खुद अपने मुल्क पर भरोसा नहीं है। अब आपके सवाल का जवाब देता हूं। आपने बोला कि साहब दुनिया कोरोना वायरस से, कोविड-19 से लड़ रही है, पाकिस्तान क्यों कश्मीर कर रहा है, क्यों टेररिज्म फैला रहा है? भाई इसकी सिंपल सी बात है, जो अशराफिया है, जो टॉप क्रीमी लेयर है पाकिस्तान का, वो तो सेटल हो गया बाहर। उसने पैराशूट अपना लगा लिया डुअल नेशनैलिटी का। उसको पता है जब पाकिस्तान का जहाज उड़ेगा हवा में और ये जहाज से कूदेंगे, पैराशूट पुल करेंगे, लंदन में लैंड करेंगे, कहानी खत्म। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? पाकिस्तान इज यूज्ड एज अ लेबोरेटरी बाय दीस पीपल। वो उनके लिए एक लेबोरेटरी है जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट होगी। अब पाकिस्तान के दो तीन बाप हैं, पहला बाप पाकिस्तान का हो गया कौन? चीन। कोविड-19 के बाद चाइना की इकोनॉमी जमीन पे बैठ गई। ऐसी बात नहीं है कि चाइना दोबारा टॉप पे नहीं पहुंचेगा, चाइना पहुंचेगा जरूर, लेकिन चाइना को 5-6 साल लग जाएंगे पुरानी ग्रोथ रेट पे आने में। चाइना का बहुत बुरा हाल है। चाइना जो भी झूठ बोले कि प्रोडक्शन शुरू हो गया है, ये हो गया, वो हो गया, चाइना का बहुत बुरा हाल है। पहली चीज हमें नोट करनी चाहिए। दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात, दूसरा जो लोग उनको पैसा देते थे, राइट, वो पैसा आता था उनके पास सऊदी अरब से। तेल के भाव आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि तेल के भाव क्या है। तीसरी फंडिंग का सोर्स था उनका बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज थी, मिडिल ईस्ट की और गल्फ की। फिर तेल का भाव क्या हो गया आपको पता है। पाकिस्तानी लेबर को डिपोर्ट करा जा रहा है कि तुम वापस जाओ। इंडियन लेबर को भी डिपोर्ट करा जा रहा है। पर इंडिया रोटी का मोहताज नहीं है किसी और फॉरेन कंट्री के लिए। तो मेरा ये कहने का मतलब है वैभव कि पाकिस्तान रेलेवेंस ढूंढ रहा है इस वक्त। पाकिस्तान रेलेवेंस ढूंढ रहा है। कश्मीर की तरफ दुनिया क्यों नहीं देख रही? ये कोरोना वायरस क्या है, इसकी तरफ क्यों देख रही है? कश्मीर की ओर क्यों नहीं देख रही? तो पहले पाकिस्तान ने, देखिए अब मैं आपको एक्सपोज करता हूं इनको। जब नरेंद्र मोदी जी ने सार्क की कॉन्फ्रेंस, वीडियो कॉन्फ्रेंस बुलाई, तो जो पाकिस्तानी था वो डॉक्टर जफर ने कश्मीर की बात करी। कोरोना वायरस से दुनिया लड़ रही है, हजारों लाखों की तादाद में लोग मर चुके हैं, मिलियंस ऑफ पीपल को कोरोना वायरस हो चुका है, करोड़ों लोग मरेंगे इसके पहले, भगवान ना करे, लेकिन ये बात सच है, कहनी चाहिए। WHO ने बोला है कि लाखों करोड़ों लोग मरेंगे इसके पहले, ये शांत होगा, वायरस ये खत्म होगा। लेकिन पाकिस्तान इसके बारे में नहीं सोच रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का पैसा कश्मीर से आता है, पाकिस्तान की आइडेंटिटी कश्मीर है। भाई अगर पूरी दुनिया साल 2 साल सिर्फ कोरोना की तरफ देखने लगी तो कश्मीर का मसला खत्म हो जाएगा ना वैभव। तो जो कोर कमांडर हैं, जो आर्मी चीफ हैं, एक्सटेंशन लेके बाजवा बैठा है 3 साल का फौजी, ये उनके जो महल चलते हैं बड़े बड़े, कई 100 नौकर हैं इनके बच्चे लंदन में रहते हैं, BMWs
मर्सिडीज चलाते हैं, फेरारी चलाते हैं, ये पैसा कहां से आएगा भाई? आपको पैसा चाहिए ना, आपको एक लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए, इसलिए ये सब हो रहा है। दिस इज द रीजन व्हाई दिस इज हैपनिंग। ये कश्मीर में करते रहेंगे क्योंकि इन्होंने बोल दिया ठीक है 2-3 महीने रुक गए, चलो कोरोना, अब उन्होंने बोला कोरोना खत्म करो, कश्मीर असली मुद्दा है, वापस कश्मीर में झोंको। और इमरान खान ने कभी भी कश्मीर की बात, देखिए खुद फांके से है, खुद उसके यहां रोटी की प्रॉब्लम है, सब्जियों की प्रॉब्लम है, फूड की राइट्स हो रही है, पाकिस्तान में दंगे हो रहे हैं खाने के लिए, लेकिन पाकिस्तानी न्यूज़पेपर्स में आईएसपीआर क्या हेडलाइन छपाता है? यह हेडलाइन छपाता है कि साहब कोट अनकोट इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि जो हमारा कश्मीर है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में दवाइयों की कमी है। इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में हम डॉक्टर भेजना पाकिस्तान के पास डॉक्टर कब से आने लगे भाई? किसी ने सुना पाकिस्तानी डॉक्टर का नाम? पाकिस्तान में टेररिस्ट होते हैं, क्रिकेटर होते हैं और सिंगर होते हैं। 3 लोग हैं पाकिस्तान में, या तो सिंगर ऑब्लिक एक्टर हैं पाकिस्तान में, या क्रिकेटर हैं, या टेररिस्ट हैं। और पाकिस्तान में है कौन? ये कह रहे हैं हम डॉक्टर भेजना चाहते हैं। तुम्हारे पास कंपाउंडर नहीं है, तुम्हारे पास नर्स नहीं है, तुम इंडिया डॉक्टर भेजोगे। इंडिया जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा शायद डॉक्टर्स प्रोड्यूस करता है, ये इंडिया डॉक्टर भेजेंगे। तो ये बस पाकिस्तान को अटेंशन प्रॉब्लम हो रही है। जैसे बिगड़ा बच्चा होता है ना, जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में उसको किसी को पकड़ के जरूर अपनी बात कहनी है, 2 थप्पड़ मारो बच्चे को, बच्चा शांत हो जाता है। ये टोटल बात यही है वैभव पाकिस्तान की। सर अरुंधति रॉय को हमने देखा है, और सर द वन बुक वंडर अरुंधति रॉय, और उस तरह से बहुत सारी इंडियन डेढ़ किताब लिखी है, एक नहीं लिखी है, 1.5 किताब में, 1.5 बुक वंडर जो है अरुंधति रॉय। एंड सर शी इज अ फिक्शन राइटर, वो फिक्शन लिखती हैं। और तो सर हम ये देखते हैं कि ये पाकिस्तान को सर सर्टिफिकेट देते हैं। अरुंधति रॉय ने तो ऑन द रिकॉर्ड कहा है कि पाकिस्तान की फौज बड़ी अच्छी फौज है, और उसने कोई ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं किए हैं, और हिंदुस्तान की फौज तो बहुत बुरी है। तो सर वो जो ग्रीन बुक वाला सर जो पूरा सिलसिला था सर, वो सर थोड़ा बता दें हमें। कुछ नहीं, पाकिस्तान की जो फ्यूचर 2020 के बाद, यानी इस साल के बाद जो फ्यूचर स्ट्रेटजी होगी, उसके ऊपर पाकिस्तान के जो थिंक टैंक्स हैं, उसमें पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का भी पूरा बयान है उसमें। बाकी पुराने जनरल्स ने, रिटायर्ड और सर्विंग ने उसमें लिखा है कि पाकिस्तान की क्या पॉलिसी होनी चाहिए कश्मीर को लेकर, इंडिया को लेकर। तो उसमें वो जो पूरा पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, करीब 200-250 पन्ने का है, उसमें पूरा का पूरा ये लिखा है कि अरुंधति रॉय को कैसे हमें, वो हमारी प्रो है, यानी कि पाकिस्तान की प्रो बोलती है, पाकिस्तानी आर्मी के लिए बोलती है, तो किस तरीके से अरुंधति रॉय को हमने ग्लोबल स्टेज में दुनिया के सामने प्रेजेंट करना है अरुंधति रॉय को, और किस तरीके से अरुंधति रॉय को हमने लाना है कि पाकिस्तानी फौज, तो हम ये कह सके कि देखो अवार्ड विनिंग ऑथर है, लिबरल है, एक पॉजिटिव फेस है, जहां तक पाकिस्तान कहता है कि पॉजिटिव फेस है, और अरुंधति रॉय एक किस्म से हमारी एम्बेसडर बनेगी। हिंदुस्तानी होने के नाते वो दुनिया को यह बताएगी कि पाकिस्तान कितना अच्छा है और हिंदुस्तान कितना बुरा है। ये तो अभी अरुंधति रॉय आज भी कर रही है। तो इसमें यह है ग्रीन बुक का सारा खेल, ग्रीन बुक 2020। मैं इंकरेज करूंगा जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, उसके अंदर आप देख लें कि अरुंधति रॉय क्या कर रही है। आपके लोग आपके मुल्क में बैठे पैसा लेके पाकिस्तानी फौज से आपके किले के दरवाजे अंदर से खोल रहे हैं। मीर जाफर जिंदा है वैभव, मीर जाफर जिंदा है, मीर जाफर मरा नहीं, मीर जाफर जिंदा है। और मीर जाफर एक सोच है, एक आदमी नहीं है, वो एक सोच है। वतन के खिलाफ गद्दारी, अपने मालिक के खिलाफ गद्दारी, अपना नमक का हक अदा ना करना, ये मीर जाफर की एक फिलॉसफी है, एक नैरेटिव है, एक सोच है। वो अरुंधति रॉय जैसे लोगों में जिंदा है। वो पुलिट्जर प्राइज जो 3 जर्नलिस्ट को मिला है, जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं तथाकथित, आपने फोटोग्राफ्स देखी होंगी उनकी, और वो तो उनको पुलिट्जर प्राइज मिला। जो उसमें जो उनका साइटेशन गया था कि क्यों उनको पुलिट्जर वालों ने प्राइज दिया, उस साइटेशन में यह लिखा है कि जो इंडिया ने बाय फोर्स ऑक्यूपाई कर रखा है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, बाय फोर्स ऑक्यूपाई कर रखा है जम्मू एंड कश्मीर, और जो उसका इंडिपेंडेंस था वो इंडिया ने छीन लिया। इंडिपेंडेंस जम्मू एंड कश्मीर, फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट, जब 370 भी थी, 35A भी थी, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो था, जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में खुद लिखा है कि इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया।
पुराने जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। उसने ये थोड़ा ना बोला कि अलग मुल्क है, लेकिन एक नैरेटिव सेट करा जाता है। तो जैसा मैंने बोला, मीर जाफर जिंदा हैं तो लोग देखिए, अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको फेमस बनना है, अगर आपको इलेक्शन का टिकट चाहिए, आपको बंगला चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, आपको करोड़ों रुपए चाहिए, तो सबसे आसान तरीका है अपने देश को बेचो, अपनी फौज को गाली दो, अपने फौज के शहीदों को गाली दो, और कोई ना कोई पार्टी आपको टिकट दे देगी भारत की, कोई ना कोई लोग आपको फंड कर देंगे, कोई ना कोई आपको पैसा दे देगा। मैं आपको नाम लेता हूं इसका, वैभव, मैंने आपके साथ शायद शेयर भी करा था। ये जो एक इसमें जफरुल इस्लाम, नहीं, जफरुल इस्लाम तो वो तो खैर अलग ही कारीगर है, माइनॉरिटीज कमीशन का जो चीफ है दिल्ली गवर्नमेंट का। आप जफरुल इस्लाम ने क्या करा? जफरुल इस्लाम ने क्या करा? आपने भारत को बेच दिया ना, आपने अपने मुल्क को बेच दिया। आपने बोला कि वो सऊदी अरेबिया के डेजर्ट से एक राजकुमारी आएगी ऊंट पे तलवार चलाते हुए, भाई कि गजवाए हिंद हो जाएगा। आपने एक बात नोट करी है, मैं अपने व्यूअर्स को इस समय एड्रेस कर रहा हूं जो देख रहे हैं मुझे और वैभव को, आपने कभी बात नोट करी है? मॉब लिंचिंग होती है, अचानक बंद हो जाती है। जो मुस्लिम्स की मॉब लिंचिंग होती है वो कुछ समय के लिए चलती है, अचानक बंद हो जाती है। तो जो हिंदू कम्युनल थे, अचानक वो सेक्युलर हो जाते हैं। कुछ लोग अपना अवार्ड वापस करते हैं और अचानक वो अवार्ड वापसी बंद हो जाती है। आजकल कोई अपना अवार्ड वापस नहीं कर रहा, राइट? दिल्ली में दंगे होते हैं, दिल्ली में दंगे होते हैं, हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं। वो दंगे तब शुरू होते हैं जब ट्रंप आता है, और ट्रंप के जाने के 2-3 दिन के बाद वो दंगे खत्म हो जाते हैं। उसी तरीके से अचानक इस्लामोफोबिया का एक कुकुर मुत्ता जो है जंगल में पैदा होता है, और एक डेजर्ट की प्रिंसेस सो कॉल्ड तथा कथित एक राजकुमारी, मिडिल ईस्ट की, गल्फ की, पता नहीं कौन से मुल्क की है वो अचानक ट्विटर पे एक्टिव हो जाती है, जिस राजकुमारी का नाम आज से 3 हफ्ता पहले किसी ने नहीं सुना था। उसके अचानक फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, 50,000 से उसके लाखों में फॉलोअर्स हो जाते हैं, और सडनली उसका नैरेटिव पुश होना, ये कौन है राजकुमारी, कौन से मंत्रालय की है, कौन से देश की एम्बेसडर है, कौन सी पॉलिसी डॉक्यूमेंट इस राजकुमारी ने लिखी, ये है, इसका बाप कौन है, इसकी मां कौन है, हम तो नहीं जानते इसको। और ये आके बोलना शुरू कर जाती है। तो जैसे अचानक वो 1 महीना था ना जब सब अपने अवार्ड वापस कर रहे थे, ये जो है ये भी पैदा हुई है राजकुमारी, और ये राजकुमारी गायब हो जाएगी, देखना 1-2 हफ्ते में राजकुमारी गायब हो जाएगी। इसका काम खत्म हो गया। जैसे डिस्पोजेबल सिरिंज होती है ना, आपने सुई लगाई, फिर आप उसको इंसिनरेटर में फेंक देते हैं, जला देते हैं, वही इस प्रिंसेस के साथ होने वाला है। शी इज अ डिस्पोजेबल एसेट, इसको इस्तेमाल करके ये लोग फेंक देंगे। फिर कुछ और, क्योंकि इस्लामोफोबिया के अब 2-3 आर्टिकल छप जाएंगे, अमेरिका के किसी थिंक टैंक ने कोई रिपोर्ट पब्लिश कर देनी है, बस। तो जो काम के इनको पैसे मिले थे, इन लोगों ने वो काम कर दिया, पैसे लेके सही अपने घर जाओ, एंड ऑफ स्टोरी। अगर ये चीज वैभव इतनी सीरियस होती, राइट, तो इस वक्त वो अवार्ड वापसी गैंग कहां है, मैं ये जानना चाहता हूं। जिन लोगों ने अपना अवार्ड वापस करे थे, जो बड़े लेफ्ट लीनिंग इंटेलेक्चुअल्स थे, जो कह रहे थे कि इंडिया में अब वो बात नहीं रही, वो इनटॉलरेंट हो गया इंडिया, वो लोग हैं कहां पे आजकल? क्या आज इंडिया बहुत टॉलरेंट और सेक्युलर हो गया है, कि पहले बहुत इंटॉलरेंट और सेक्युलर था, या आज कम्युनल हो गया कि पहले कम्युनल था? ये सब लोग गायब हो चुके हैं। तो ये चीजें जो है वैभव, ये चेंज होती रहती है, मौसम के हिसाब से मेढक निकलते रहते हैं। सर इंडिया में बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव हाई कमिश्नर थे अब्दुल बासित, आजकल पाकिस्तान के न्यू न्यूज पे अपना एक आधे पौने घंटे का एक कार्यक्रम भी करते हैं, और उनकी कोई इज्जत न यहाँ थी न वहां है। खैर उन्होंने, सर आपने मालूम हुआ मशहूर के सर जॉनी सिंस का ट्वीट उन्होंने रीट्वीट कर दिया था। तो वो जब यहाँ पे एम्बेसडर थे, तो वो बॉलीवुड में और इफ्तार पार्टीज में, और मतलब एक पूरा पीआर नेटवर्क उन्होंने बहुत स्ट्रांग इंडिया में बनाया था। और उन्होंने काफी, और ऐसा नहीं कि उनके पहले वाले नहीं करते थे, बट उनके टाइम में वो चीजें ज्यादा विजिबल हुई। हम ये देखते थे कि पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है इंडिया में, सर उसका एक सूत्रीय कार्यक्रम यही होता है कि इंडिया का जो अशराफिया है, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो खान मार्केट गैंग कहते हैं जिसे दिल्ली में, और बॉलीवुड के जो लोग हैं, ऐसे लोग जिनका इन्फ्लुएंस है इंडिया के पॉलिसी मतलब परसेप्शन मैनेजमेंट में, परसेप्शन मेकिंग में,
सर उनको उनमें सर काफी इन्फिल्ट्रेट करते हैं सर, तो ये पूरा नेटवर्क किस तरह से ऑपरेट करता है सर, मैं आपसे थोड़ा ये समझना चाहता हूँ। देखिए, इनका चाणक्यपुरी में एम्बेसी है, पाकिस्तान एम्बेसी, ये हाई कमीशन सॉरी, वहां पे आईएसआई के एजेंट अंदर एम्बेडेड हैं, हर हाई कमीशन में होते हैं, हर एम्बेसी में होते हैं, हर इंटेलिजेंस एजेंसी का कोई ना कोई होता है। यहां पे आईएसआई का है। अब इनका काम है कि इफ्तार पार्टी, रमजान चलता है 1 महीना, ये रमजान का जो पीरियड है, और अभी भी रमजान चल रहा है, ये वो पीरियड है। अभी तो कर नहीं पाए, उनको लॉस हो गया बहुत ज्यादा, क्योंकि भाई अब कोविड-19 है तो कोई पार्टी वार्टी अब इफ्तार थ्रो नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर रहा। ये लोग क्या करते हैं कि इनको फंडिंग मिली पाकिस्तान से, मोटा पैसा आया। कहां से आया? गल्फ से आया, सऊदी अरेबिया से आया, पैसा आया। आपने लैविश डिनर्स थ्रो करे, राइट? शराब भी है वहां पे, बढ़िया से बढ़िया खाना है, और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया के, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं पॉलिटिक्स के, जो कि दलाल हैं, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज और कॉमेडियंस हैं, कॉमेडियंस हैं, बड़े बड़े भैया, बहुत बड़े बड़े कॉमेडियंस हैं, और जो यहां पे आपको 9 बजे वेरियस टेलीविजन स्क्रीन पे लोग दिखते हैं, जो टेलीविजन स्क्रीन पे लोग दिखते हैं, वो सब वहां पे जाते हैं और माथा टेकते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि उनको पाकिस्तान से पैसे मिलेंगे, वहां पे कनेक्टिविटी होती है कि साहब आप जरा भारत पाकिस्तान में मुज़ाकरात की बात करिए, बातचीत की बात करिए, आप एक स्टेटमेंट दे दीजिए, आप ट्वीट कर दीजिए, आपको साहब हम 10 लाख रुपए दे देंगे, ट्वीट कर लीजिए। वैभव, मुझे आज मैं बताता हूं अपने ऑडियंस को, मुझे एक कॉल आया था, आपको तो पता ही है, मुझे कॉल आया था दुबई से, दुबई से कॉल आया, और दुबई से कॉल आया वीओआईपी पे, तो उसमें तो मंगोलिया या पता नहीं नॉर्थ कोरिया, पता नहीं क्या दिखा रहा था, मुझे याद नहीं है। तो बोला जनाब मैं दुबई से बोल रहा हूं, तो मुझे समझ में नहीं, दुबई का नंबर तो था नहीं वो, कि दुबई से बोल रहा हूं, टिपिकल पाकिस्तानी पंजाबी। और हमारा एक एनजीओ है, समथिंग फॉर पीस इन साउथ एशिया करके कुछ एनजीओ है, तो हम चाहते हैं कि आपको दुबई बुलाएं, हम आपको फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास के टिकट्स भेज रहे हैं, हम आपको 5 स्टार होटल में रखेंगे, एंड वी विल इंश्योर दैट योर इंटरेस्ट्स आर लुक्ड आफ्टर, यानी कि हम आपको पैसा भी देंगे, मुंह पे तो कोई नहीं बोलता पैसा देंगे, हम आपको पैसा देंगे, आप आइए और चलिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में अमन की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, आप भी जिए हम भी जिए, बड़े मसले हैं, गरीबी है, ब्ला ब्ला ब्ला, जितना भी ड्रामा इनका है। तो मैंने उनको बोला देखिए आपने गलत आदमी को कांटेक्ट करा है, मैं तो फौजी हूं, मैं तो अमन चाहता नहीं, तो ये तो आपने गलत आदमी को कांटेक्ट करा, और मैं पाकिस्तानी से अमन की बात करूंगा, तो मैंने वो रिफ्यूज कर दिया। आज की तारीख में उनको ये पता है कि अगर इस बंदे को पकड़ लोगे तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन नैरेटिव का थोड़ा सा हिस्सा, एक बहुत छोटा सा हिस्सा आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो धमकी देनी है उन्होंने, धमकी मुझे मिलती है, आपके माँ बाप को मार देंगे, हम जानते हैं आप कहां पे रहते हैं, ये सब भी मेरे पास फोन कॉल्स आते हैं, राइट? मुझे पाकिस्तान आर्मी से कांटेक्ट हुआ है, सर्विंग पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स से कांटेक्ट हुआ है, मुझे ये तक बोला गया है कि आपके इंटरेस्ट, जो दुबई वाला केस था, इसके अलावा एक और केस है, दिल्ली वाला केस है, कि हम आपको लुक आफ्टर करेंगे, आप चिंता मत करिए। इतना जहर क्यों गलते हैं? खासतौर से अभिनंदन के मामले पर, जो अभिनंदन को केस हुआ था, राइट, और फिर जब ये 335 से हटा था, तो ये लोग कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से खरीद लें बंदे को। या तो हमने बोला कि हम वायुसेना के अफसर हैं, तुम्हारे जैसा दलाल नहीं है, ठीक है, तो अपनी औकात में रहो, भागो यहाँ से। तो उनको टाइट करा पहले, तो मतलब ये लोग, अब ये बासित जो है ना, अब्दुल बासित, इन्होंने बुलाया वही जो अपने आप को लेफ्ट लीनिंग इंटेलेक्चुअल्स मानते हैं बॉलीवुड के। एक तो बॉलीवुड में इंटेलेक्चुअल्स बहुत कम हैं, वो हमारी गलती हुई है। किसी भी खूबसूरत चेहरे को, इसको सिर्फ, और मैं किसी जिसको कहते हैं, इसमें औरतें भी शामिल है, इसमें मर्द भी शामिल है। खूबसूरत चेहरा मतलब सिर्फ औरत नहीं, मर्द भी। और मैं फिर कह रहा हूं, बॉलीवुड में कुछ एक्टर्स हैं, कुछ डायरेक्टर्स हैं, हुआ ट्रूली इंटेलेक्चुअल, जिसको देख के लगता है कि हाँ ये बंदा कह रहा है इसमें इंटेलेक्चुअल डेप्थ है, पर ज्यादा लोग ऐसे नहीं है। तो अगर ऊपर वाले ने आपको खूबसूरत शक्ल दी है और आप फैशन के लिए जाने जाते हैं, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप फैशन के बारे में बात करें,
क्योंकि जब भी आप सोशल मीडिया पे आते हैं या आती हैं और आप पॉलिटिकल मैटर्स पे बात करती हैं, तो आप ये प्रूव करती हैं कि आप बेवकूफ हैं या प्रूव करते हैं कि आप बेवकूफ हैं। जब तक आप मुंह नहीं खोलते तो सीक्रेट रहता है ना। हमें डाउट रहता है कि यार वो बंदा है, बंदी गधा है कि गधी है, हमें पता नहीं है, डाउट है। पर जैसे ही मुंह खोला कंफर्म हो जाता है कि बंदा बेवकूफ है। अब्दुल बासित ऐसे ही लोगों को लाता था, ऐसे ही लोगों को। शोभा डे का केस नहीं हुआ था, आपको याद है? इनफेमस ऑथर शोभा डे का क्या केस हुआ था? वो कंट्रोवर्सी ये थी कि अब्दुल बासित ने एक्चुअली शोभा डे को बोला कि तुम एक आर्टिकल लिखो कश्मीर के बारे में। शोभा डे को पैसे मिले और या उसको कुछ काइंड में मिला या कुछ इन्फ्लुएंस में मिला, शोभा डे ने वो आर्टिकल लिखा, हमने खुद कवर करा था इसको, तो मीडिया में। तो ऐसे उनके एजेंट हैं इंडिया में जो कि फालतू के। अब शोभा डे हैं, आप सॉफ्ट पॉर्न लिखती हैं, राइट? आप ग्लैमरस फिगर हैं, तो आपको किसने मना करा आप सॉफ्ट पॉर्न लिखिए? आप कश्मीर जैसे मामले में क्यों घुसती हैं जिसके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है? फ्लाइट लेके श्रीनगर में लैंड कर दिया, डल लेक में घुस गए, वाजवान खा लिया, गिलानी का सजदा कर लिया, ये कश्मीर के एक्सपर्ट हो गए। राहुल गांधी ने अभी क्या करा वैभव? अभी केस था, राहुल गांधी ने बोला कि पुलिट्जर प्राइज वाले हैं, मैं उनको कांग्रेचुलेट करता हूं। मैं राहुल गांधी से पूछता हूं, भाई तुम साइटेशन भी पढ़ लेते? जब राहुल गांधी पुलिट्जर प्राइज विनर्स को कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, क्या वो ये मानते हैं कि कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है? क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने पार्लियामेंट में बोला था डिस्प्यूटेड टेरिटरी और यूनाइटेड नेशन इसमें इन्वॉल्व है। तो अगर अधीर रंजन चौधरी भी बोल रहा है, जो कि कांग्रेस का हेड है पार्लियामेंट में, राहुल गांधी बोल रहा है, जो कि कांग्रेस का फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी है और गांधी परिवार का जो जिसको कहते हैं वली अहद है या राजा है गांधी परिवार का, जो भी है, कांग्रेस तो उसी को बाप मानती है। आपकी पूरी कांग्रेस है जो चीफ को गली का गुंडा भी बोले, सर्जिकल स्ट्राइक्स भी। और ये राहुल गांधी क्यों कर रहा है? ये टॉपिक नहीं था लेकिन फिर भी बता दूं, राहुल गांधी इसलिए कर रहा है वैभव, क्योंकि उसके एडवाइजर कौन है? श्री श्री 1008 दिग्विजय सिंह जी, श्री श्री 1008 पी चिदम्बरम जी, है ना? श्री श्री 1008 मनु सिंघवी जी, और श्री श्री 1008 कौन है भैया? एक दूसरा एक और है इनका बड़ा, सैम पिट्रोडा, है ना? जिसके वो ऐसे कैक्टस वाले बहन जो सैम पिट्रोडा। हाँ हुआ तो हुआ, हाँ हुआ तो हुआ। 84 के दंगों में सिख मरे, हुआ तो हुआ। ये इनके एडवाइजर हैं। राहुल गांधी में खुद इतना वो कैलिबर नहीं है कि खुद सोच ले। तो क्या करता है राहुल गांधी? राहुल गांधी क्या करता है? एक ग्लोबली रिनाउंड इकोनॉमिस्ट के साथ, ग्लोबली रिनाउंड इकोनॉमिस्ट के साथ इकोनॉमी में बात करता है, गरीबों के लिए बात करता है अंग्रेजी में। अंग्रेजी एक भाषा ऐसी जिसको 90% भारतीय समझते नहीं हैं, और जिन गरीबों के बारे में बात कर रहा है, जो दिहाड़ी का मजदूर है, वो बिल्कुल नहीं समझता। उसमें परफेक्ट इंग्लिश में दो लोगों की बात हो रही है इंग्लिश में, और राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि बीच में हिंदी में भैया भैया बोल दे, जैसे कि यूपी में हमारे साथ नहीं बोलते भैया क्या कर रहे हो, तो बीच में अगर उस एक्सेंट में, अमेठी वाले एक्सेंट में भैया बोल दे तो सन ऑफ द सॉइल हो गई। इनको भारत की प्रॉब्लम सारी की सारी समझ में आ गई, क्योंकि इन्होंने एक सेंटेंस में 3 बार भैया बोल दिया। ये चल रहा है यहां पे। सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि सर पाकिस्तान जो पूरा कश्मीर में सर जो पूरा मामला चल रहा है, हम बैक टू स्क्वायर वन जा रहे हैं सर, इसका सर एक सोल्यूशन बताइए कि इसका सर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन इसका वैभव कुछ भी नहीं है। हमें रीथिंक करना है कश्मीर की पॉलिसी। अगर हमने अर्जेंटली विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स अपनी पूरी की कश्मीर पॉलिसी हमने रिकैलिब्रेट नहीं करी, हमने नई कश्मीर पॉलिसी नहीं फ्लोट करी, तो हमारे ऐसे कई 100 कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर सूद शहीद होते रहेंगे, कई राइफलमैन औरंगजेब शहीद होते रहेंगे, और हमारे कई उमर फयाज शहीद होते रहेंगे। आप इनको नहीं रोक सकते। मैंने बोला परेशानी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में परेशानी है तो पाकिस्तान में सॉल्व क्यों नहीं करते उसको? क्यों कश्मीर में ऑपरेशंस कर रहे हो फालतू के? कश्मीर में ऑपरेशंस के लिए आपके पास सीआरपीएफ है। इंडियन आर्मी शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन दोज ऑपरेशंस। आप पाकिस्तान को एलओसी के पार्ट ठोकिए, आप पाकिस्तान आर्मी को एलओसी के पार्ट ठोकिए। जब पाकिस्तानी पंजाबी फौजियों की लाशें
उनके गांव में जाएंगी ताबूत में उनके सब्ज परचम में लपेट के। उस दिन कश्मीर में अमन और चैन होगा। वैभव, मेरी बात आप नोट कर लीजिए, आज खून बहेगा, वो सरहद के उस पार बहे या इस पार, ये चॉइस हमारी है। ये हमें चूज करना है कि कहां पे खून बहेगा। अब तक अनफॉर्चुनेटली हम ये चूज कर रहे हैं कि खून हमारा बहेगा। हमें हर चीज से डर लगता है, और सबसे बड़ा डर किससे लगता है? जो पाकिस्तान समझ रहा है ना कि पाकिस्तानी फौज कुछ भी नहीं है। ये वही थे जो अपनी पतलूनें छोड़कर आए थे ढाका में 93,000। तो इन जलीलों से तो क्या डर लगेगा? हिंदुस्तान को वो डर लगता है। बड़ा मिडिल क्लास थिंकिंग है हमारी, जैसे कि बगल वाले क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, है ना, यूएन क्या कहेगा, राइट? इनको इस चीज का बड़ा डर लगता है। हमें यह डर नहीं लगना चाहिए कि दुनिया क्या कहेगी। हमें यह डर लगना चाहिए और हमें यह सोचना चाहिए कि कर्नल आशुतोष शर्मा की बेटी, जिसके पिताजी नहीं रहे, उनकी वाइफ जिनका हस्बैंड नहीं रहा, वो क्या सोचेंगे इंडिया के बारे में। हमारी लॉयल्टी उनके प्रति होनी चाहिए। फालतू के लोग जो बाहर हैं, इनके लिए हमारी लॉयल्टी नहीं होनी चाहिए। वैभव, ये देश को डुबा रहे हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल में जाइए, हजारों नाम लिखे हैं। कश्मीर में पिछले 30 साल में 42,000 लोग मारे गए हैं, शामिल फौजी, शामिल सिविलियन। और कितने हजार और मारे जाएंगे कि जब पाकिस्तान की खून की प्यास ठंडी होगी। ये तभी ठंडी होगी जब बाहर जाके पाकिस्तान को ठोकेंगे। इसका और कोई सोल्यूशन है ही नहीं। आप इसको इंटेलेक्चुअलाइज कर लीजिए कितना भी, वैभव, आप इस पे व्हाइट पेपर लिख लीजिए, आप इसको इंटेलेक्चुअलाइज कर लीजिए, आप अमन की आशा की बात कर लीजिए, आप सद्भावना की बात कर लीजिए, आप यू कैन टॉक अबाउट क्रॉस बॉर्डर कल्चरल एक्सचेंजेस। आपको जो ड्रामा करना है आप कर लीजिए। एंड में सोल्यूशन यही है, बिटर है, यही है, पाकिस्तानी पंजाबी फौजी। 3 चीजें होनी चाहिए। वो फौजी होना चाहिए, वो पाकिस्तानी होना चाहिए, और वो पंजाबी होना चाहिए। जब उनकी लाशें गांव पहुंचेंगी तब जाके पाकिस्तान ठंडा होगा, उसके पहले